हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हैं दोस्तों? होपफुली आप सभी अच्छे हैं, बढ़िया हैं, मस्त एकदम चंगे बंदे हैं। चलिए आइए करते हैं क्लास, जहाँ पर हम करेंगे आज हिंदी के क्वेश्चन। जितना पढ़ा है मतलब आपको एक आइडिया लगता रहे कि आप जैसे सेल्फ स्टडी कर रहे हो। एक बच्चे का कमेंट आया हुआ था एक्चुअली में, तो उसने कहा कि मैम ये बताइए कि हम जब पढ़ रहे हैं तो कैसे क्या क्वेश्चंस को देखिए जो उससे ज़्यादा रिलेवेंट हो और वो चीज़ें एग्ज़ाम में आ जाएं। तो बात अच्छी लगी, इसलिए मैंने कहा कि जितनी चीज़ें हो रही हैं क्वेश्चंस भी होता चले बीच बीच में, तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी, आपको एक आइडिया लगता जाएगा कि एग्जैक्टली कैसे क्या पढ़ना है। पढ़ना बहुत कुछ रहता है, आता उसमें चुनिंदा टॉपिक है, तो वो हम कैसे रिवीजन कर रहे हैं या कैसे क्वेश्चंस के नोट डाउन सेटअप कर रहे हैं, वो चीज़ें। तो तैयार हैं आज की इस क्लास के लिए? चलिए आइए देखते हैं आज की क्लास। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है यहाँ पर शालिनी क्लासेस में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप्स में अपने जितने फ्रेंड्स उनको बताइए जो डिलीट कर रहे हैं, ताकि वो भी आएँ, क्लास को अटेंड करें, अच्छी चीज़ें सीख के जाएँ, आपके साथ में क्लास करें और प्रॉपर तरीके से क्लास करिए। आप लोगों में जल्दी में किसी एक को मॉनिटर बनाऊंगी जो मुझे अपडेट देगा कि क्लासेस प्रॉपर तरीके से हो रही हैं, सब साथ में कर रहे हैं, कर नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छी होंगी। तो कौन मॉनिटर बनने की लिस्ट में है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर मेंशन करिएगा। चलिए आइए देखते हैं ये हिंदी की क्लास में यहाँ पर हम कैसे क्वेश्चंस देखेंगे। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं पहले से। आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन किया करिए ताकि आपको हर चीज़ पता चले कि टेलीग्राम में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे क्वेश्चंस, पीडीएफ और आपके फिगर्स वाली चीज़ें, आपको एमसीक्यूज़ के टेस्ट है, क्विज़ है, ये सब कुछ होगा। अभी शुरुआत इसलिए नहीं हो रहा है, बट होगा, ठीक है। तो ये हैं आपके वर्ण विचार, जो वर्णों के बारे में हमने पढ़ा है, शब्दों के, वाक्यों के, छोटी छोटी चीज़ें जो हमने पढ़ी है, या बेसिक ग्रामर जो हमने तरह से पढ़ के रखा है, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, उनके संबंधित टॉपिक्स हम कवर करने चल रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि एमसीक्यूज होंगे। आप वस्तुनिष्ठ कह सकते हैं, बहुविकल्प भी कह सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करवाने वाली हूँ। तो पूरी क्लास अटेंड करिएगा, पूरे क्वेश्चंस करिएगा और शुरू से काउंट करते चलिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपको कितना नंबर मिल रहा है आउट ऑफ, ठीक है। आइए देखिए, मैं पहले क्वेश्चन दिखाऊंगी, फिर आपको आंसर्स करने होंगे। अभी मैं यहाँ पे ऐसे करवा रही हूँ, लाइव टेस्ट भी बहुत सारे लूँगी, तब आपको भी ध्यान में रखने होंगे और फिर वहाँ पर मैं एक एक का आंसर भी चेक करूँगी। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वालिटी इंक्रीज करिए, प्रॉपर दिखाई देगा, सुनाई भी बहुत अच्छा देगा, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ये ABCD के फॉर्म में लिखा है, वहाँ पे ABCD के फॉर्म में भी लिखा है, आ का खा भी हो सकता है, जो भी है वो मैटर नहीं करता है। प्रश्न देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? क्या उसे शब्द कहते हैं, क्या उसे व्यंजन कहते हैं, क्या स्वर कहते हैं, वर्ण? बताओ क्या होता है, क्या सही होगा? पहले का कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? तो हम बेसिक ग्रामर पढ़ते आए हैं और मैंने भी आपको ग्रामर की क्लासेस दी, तो ऐसे क्वेश्चंस करवाए, बताए। तो उम्मीद है कि आप गलत नहीं कहेंगे, तो नहीं करेंगे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई की जो बात यहाँ पर हो रही है, वो आपका वर्ण है। क्या है आपका यहाँ पे? वो वर्ण व्यवस्था है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो हमारी यहाँ पे वर्ण है। बहुत बेसिक और सिंपल सी बात है जो मैंने आपको बताई। तो पहले में डी ऑप्शन जितने भी स्टूडेंट चूज़ कर रहे हैं उन सबको 1 नंबर मेरी ओर से यहाँ पर मिलता है। बिल्कुल भी गलत नहीं है, और जो गलत कर रहे हैं वो अभी से अपना करेक्ट करते हुए चलें। और अगर आप साइड में से क्वेश्चंस को कॉपी में लिख रहे हैं या नोट्स बना रहे हैं, तो उसमें भी लिख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ढेर सारे क्वेश्चंस का एक सेट बन जाएगा आपके पास आपके एग्ज़ाम होने तक, ठीक है। दूसरा, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं? पहला ऑप्शन है 52, 50, 40 और 46। कौन सा ऑप्शन सही होगा? चैट बॉक्स में बातें कम, फटाफट आंसर को पिन करिए। हिंदी में मूलतः कितने होते हैं बताइए। तो यहाँ पर जो एक आंसर राइट है, करेक्ट है, वो यहाँ पर क्या होगा? और बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार आपको देखने को मिलेगा। तो डी ऑप्शन सही है। डी कितने लोगों ने बताया? जिन्होंने भी बताया 1 नंबर आपको और मिलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? हिंदी की भाषा की बात हम पढ़ रहे, पूछ रहा है कि वो कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं। स्वर है, व्यंजन है, वर्ण है, अक्षर है? बताइए। ये 8 PM की हमारी जो क्लास पहली होती वही क्लास यहाँ पर हो रही है, तो ध्यान में रखिए कि क्लास आपको मिस नहीं करनी है, टाइम टू टाइम देखना है और समझते हुए चलना है, ठीक है। क्लियर? चलिए, हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? एक ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, वो है स्वर। तो पहला ऑप्शन तीसरे का जितने स्टूडेंट बता रहे हैं उन्हें 1 नंबर बहुत आसानी से मिलता है।
ध्यान में समझते हुए चलिए। हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी? संयुक्त को छोड़कर जो संयुक्त अक्षर होते हैं उनको निकाल देने के बाद कितने मूल संख्या के हैं वर्णों की? 36 होती है, 44 होती है, 48 होती है, 53 होती है। फोर्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा? विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, जिसको आप सभी करेक्ट कर रहे हैं, बताइए क्या होगा। बहुत सारे प्रश्न मैं आपको करवाऊंगी आपको एग्ज़ाम तक, तो आपको अपना साथ बनाए रखना है ताकि प्रॉपर तरीके से पढ़ें, समझें और बढ़िया से बढ़िया अपने तैयारी करें। एक ऑप्शन आपका इसका सही होगा, वो है 44। ठीक है, ध्यान में रखते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वर कहते हैं, स्वर किसको कहते हैं? मैंने पढ़ाया है, बताया है, इसीलिए अभी करवा रही हूँ पढ़ाने के बाद, ताकि ये ना हो कि नहीं पढ़े हैं। चलिए बताइए, ऑप्शन आपके सामने पढ़िए। स्वर कहते हैं किनको? जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है, मतलब दीर्घ में होता है, छोटे और बड़े में होता है। लघु मतलब छोटा, गुरु मतलब बड़ा होता है। ठीक है, ये मात्राएं होती हैं जो दोहे में लगती हैं। जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बिना विघ्न बाधा के हो जाता है वो होते हैं। जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वो होते हैं। जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है वो होते हैं। तो स्वर जो कहते हैं या कहा जाता है वो हम किसको कहते हैं? कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? एक सिंगल ऑप्शन आपका करेक्ट है। स्वर कहते किसको हैं? जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न और बाधा के होता है वो हमारे स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये स्वर की परिभाषा है जो आपको आनी ही आनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर है? 5th तक सभी का क्लियर है? 5 में से 5 मिला आप लोगों को। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ज़रूर मिला होगा, जिन्हें नहीं मिला है कोई बात नहीं, अभी से नोट डाउन करिए ताकि दोबारा जब ये प्रश्न मैं करवाऊँ या एग्ज़ाम में आए तो आप गलती ना करें। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से अग्रस्वर नहीं है, इसमें से कोई एक ऐसा है जो अग्रस्वर नहीं है, वो कौन सा है? आ है, ई है, ए है और ए है, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? बीच बीच में क्वेश्चन जो भी चीज़ें हो रही सबके होते चलेंगे। ठीक है, ताकि आपको मतलब एक लाइन वे में आपकी चीज़ें होती चलें। बताइए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्रह स्वर नहीं है? तो एक इसमें नहीं है। आपको स्वर बताना है, ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन जो आ दिया है छोटा आ, वही नहीं, क्योंकि इसकी एक लाइन है, आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो पीछे पीछे। तो अग्र का मतलब क्या है? आगे, तो ये बीच में आता है, इसीलिए ये नहीं है। और बाकी सारे जो स्वर हैं वो आपके अग्र स्वर हैं, एक ही है जो नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जिन्हें नहीं पता था कोई बात नहीं, पता है बहुत अच्छी बात है, और अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए, सीखते चलिए, आगे बढ़िए। हिंदी में स्वर के प्रकार कितने हैं? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार। मैंने कहा था ना कि प्रकार से प्रश्न बनता है और ऐसे ही ऑप्शन देता है, तो हमें तैयारी करनी होती है। बताइए क्या होगा, कौन सा सही है? हिंदी में स्वरों के प्रकार के बारे में बात हो रही है, कौन सा है जो एकदम सही है? एक ऑप्शन है वो 3। ठीक है, और इसमें मैंने बताया हस्त स्वर 1, दीर्घ स्वर 2, प्लुत स्वर। पता है कि नहीं? अब ये क्या होता है, इनके उदाहरण क्या होते हैं? अब एक पहले ये क्वेश्चन बना, फिर इनके प्रकार से बना, नाम से बना, ऐसे अलग अलग करके बनेगा। और टॉपिक आपने पढ़ा है, इसीलिए आपको पढ़ते समय कहती हूँ कि ये क्वेश्चन बन रहा है, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, आगे बढ़ें। आई होप सो कि आपको बढ़िया रहेगा। क्वेश्चन देखते हैं किसका कितना सही होता है। 8th देखिए, हिंदी वर्णमाला में अंक और आहा जो होता है वो क्या है? अंक और आहा जो हम ये पढ़ रहे हैं ये क्या है? क्या ये स्वर है? ऑप्शन 1। क्या ये व्यंजन है? क्या ये अयोगवा है? क्या ये संयुक्ताक्षर है? 8th में कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? क्विक रिप्लाई करिए और जल्दी से बताइए कि कौन सा है जो यहाँ पर सही होगा। एक सिंगल ऑप्शन आपका सही है, जो हमने बेसिक पढ़ रखा है, कुछ नया नहीं है, तो गलत मत करिएगा। आपके 8th के लिए जो सही है वो है अयोगा। सी ऑप्शन जितने स्टूडेंट्स बता रहे हैं उनका सही है, 1 नंबर मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत टाइम पूछा जा चुका है। ठीक है, आइए आगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? जो दीर्घ स्वर होता है यानी कि 2 मात्राओं वाला स्वर, तो जिनमें उससे भी ज़्यादा समय लग रहा है उन्हें हम क्या कहेंगे? मूल स्वर कहेंगे, प्लस स्वर कहेंगे, संयुक्त स्वर कहेंगे, अयोगवाह कहेंगे। 9th के लिए कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? क्विक रिप्लाई करिए फटाफट। चलिए बताइए, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लग रहा है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। क्यों? क्योंकि हस्व में 1 मात्रा लग रही थी, दीर्घ में 2 लग रही थी, प्लुत में 3 लग रही थी। तो प्लुत से ज़्यादा दीर्घ से ज़्यादा प्लुत तो ही हुआ। तो बी ऑप्शन जितने भी स्टूडेंट का है उनका करेक्ट है। तो 9 में से 9
मिला किसी को या नहीं मिला? ठीक है, इजी है, बेसिक है, सिंपल ग्रामर है। आइए आगे 10वां देखते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक ऐसा है जो स्वर नहीं है? अब स्वर कितने होते हैं, मात्राएं कितनी होती हैं, ये सब पढ़ाया है, सब बताया है। तो इसी तरीके से आपको अपने एमसीक्यूज तैयार रखने। हिंदी का पेपर 25 नंबर का होगा, 5 इसमें बहुविकल्पी आएगा, शेष प्रश्न लिखने को आएगा। 18 प्रश्न टोटल आएगा, 12 नंबर पाएंगे और 12 के ऊपर पाएंगे तब तो आप पास हो जाएंगे और मिठाइयाँ खाएंगे। इसके नीचे जाएंगे तो आप भी दुख में रहेंगे और हमें भी दुख देंगे। तो ऐसा काम मत करिए कि आपको भी दुख हो और मुझे भी दुख हो। इसीलिए हम आपको पहले बताते चल रहे हैं, चाहे वो हिंदी हो या मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब जगह की अपनी अपनी वैल्यू है। आप ढंग से पढ़ेंगे, समझते हुए चलेंगे तो चीज़ें आपको समझ में, रटना नहीं है। समझते हुए, रट्टा हम तब मारते हैं एग्ज़ाम टाइम में, अभी नहीं मारते, अभी समझते हुए चलते हैं। क्योंकि टेट निकालना है तो रट्टा मारोगे तो कुछ काम नहीं आएगा। ठीक है, जब भी होगा टेट, फिलहाल के लिए इसका जो ऑप्शन है वो ये ईया नहीं है बल्कि ये सब है। ठीक है, ये तो आपके स्वर में आ जाएगा, उसमें आएगा व्यंजन में ना, यही 3 है जो आपके स्वर हैं। ठीक है, ये लास्ट वाला नहीं है। अब फटाफट क्लास को लाइक करिए, जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है। 10 मिनट्स हो चुके हैं, फिर हम अभी आपको और क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, चलिए करिए। आप लोग के कमेंट्स में बहुत कमियां हो रही हैं, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, इसलिए मुझे चीज़ें पता नहीं चलती हैं। तो कमेंट ज़रूर किया करिए कि मैम क्लास पसंद लग रही है, समझ में आ रही है, हाँ ये चीज़ समझ में आई, क्वेश्चन नहीं समझ में आई, ये वाला सब्जेक्ट पहले करवा दीजिए। कोई भी चीज़ है, कोई भी क्वेरी है तो वो यहाँ पर पूछिए ताकि आपकी हेल्प हो। कर दिया लाइक सभी ने? क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है, इतना ध्यान में रखिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करिए, हर क्लास का लिंक मिलेगा। लिंक की समस्या बहुत होती है, लिंक के कमेंट बहुत करते हो कि मैम लिंक नहीं मिलता, तो टेलीग्राम ज्वाइन करो ना, आराम से मिलेगा। 15 मिनट पहले वहाँ डेली दिया जाता है। चलिए, तो हमने 10 प्रश्न कर लिया है, अब आते हैं आगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पढ़िए, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं। 11th में कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? गलत नहीं करिएगा बिल्कुल भी, बेसिक है, सिंपल है, तो गलत का सवाल नहीं उठता। उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? एक ऑप्शन आपका सही है, वो है 3। ठीक है, 11th में 3 है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वे क्या कहलाती हैं? क्या वो स्वर हैं, क्या वो शब्द है, क्या व्यंजन है, क्या संयुक्ताक्षर? बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है, और जितना सिंपल है उतना इजी भी होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये है कि आपको आना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप कैसे करेंगे इन चीज़ों को? चलिए बताइए, कौन सा ऑप्शन है जो आपका यहाँ पर करेक्ट जा रहा है? तो एक ही ऑप्शन आपका सही है, नहीं पता है तो बता देती हूँ मैं, व्यंजन है। सी ऑप्शन जिन्होंने टिक किया उन्हें 1 नंबर बहुत अच्छे से मिलता है। आज हम करवा रहे हैं तो बता रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको करना होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श का मतलब क्या होता है? जिसको हम टच कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसको आपने छुआ है? जो शा है, छा है, ला है और हा है। एक इसमें ऐसा है जो स्पर्श है, बताइए जल्दी से रिप्लाई दीजिए कि क्या है जो आपके इस सेक्शन में आ रहा है। जल्दी से क्विक रिप्लाई। आपको पता है इससे प्रश्न बनेगा कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, कहाँ से कहाँ तक के होते हैं, कुल संख्या कितनी होती है, कई सारे प्रश्न आपको बनेंगे। तो इसीलिए मैं आपको जब पढ़ाती हूँ तो बोलती हूँ जैसे कि ये क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो क्वेश्चन समझ के चलो, क्योंकि एट द लास्ट में आपको क्वेश्चंस के ही आंसर करने हैं। थ्योरी डीलेड में बहुत है, बहुत थ्योरी है, लेकिन आता हमको बस कुछ रेलिवेंट टॉपिक ही है। तो उसी रेलिवेंट टॉपिक पे पकड़ बनानी है कि कौन सा रेलिवेंट है तो ज़रूरी होगा। ठीक है, थ्योरी में बहुत ज़्यादा नहीं फंसना है, क्योंकि बहुत थ्योरी है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ परफेक्ट चीज़ों को पढ़ना है। लेकिन हाँ, निगाह हर जगह दौड़ाइए नहीं कि हर टॉपिक को देखे रहो, ऐसा कोई टॉपिक ना हो जो देखे ही ना हो एक भी बार। ठीक है, तो ये नहीं करना है, देख के सब जाना है और उसके बाद जो आएगा वो करना होगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि 13 में बी होगा। ये छा जो है इस पर व्यंजन नहीं, बाकी आपका स्पर्श है। आगे बढ़िए। हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षर का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? अनुनासिक होता है, कंठय होता है, तालव होता है और मूर्धन्य होता है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, गलत नहीं करियो कोई। चलो बताओ, ये पढ़ाया है और बताया भी था कि ये कुछ ऐसे भी व्यंजन हैं जो 2-2 जगह से उच्चारित होते हैं, मतलब उनकी 2 जगह इंपॉर्टेंस होती है, घर में तो होती है, बाहर भी होती है। तो वो क्या कहलाते हैं बताइए? बहुत अच्छे तरीके से एकदम अलग बताया था, हाईलाइट करके बताया था ये चीज़। गलत नहीं करिएगा कोई भी लोग, ठीक है, क्योंकि बेसिक जो चीज़ें पढ़ी है हमने, अब वो गलत होने पे फिर अच्छा नहीं लगता।
क्योंकि आप ऐसे गलती कर दोगे एग्ज़ाम में भी ये गलत करके चले जाओगे, फिर हो गया कल्याण। चलो बताओ। तो आपको मैंने बताया था 2 जगह से, एक तो जो स्वर का लाइन है जैसे कंठ का है तो अंगा कंठ से भी होगा और क्या होगा अनुनासिक से भी होगा। यही चीज़ आपको मैंने पहले बताई थी। तो ए ऑप्शन जिसको जो कोई भी बता रहे हैं उनका करेक्ट है, 1 नंबर मिलता है। आगे बढ़िए। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? सा, साहा, छत्रंग्या, अंक, आ और आहा या रा लावा। बताइए, क्विक रिप्लाई। 15 में क्या होगा? 15 में क्या होगा? तो अंतस्थ व्यंजन ये डी वाला है, क्योंकि अब एक ये तरीके से पूछ लिया, एक कह देगा कि निम्नलिखित चारों में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, तो उसमें से कोई 4 ऑप्शन देगा, एक होगा बाकी तीनों गलत होगा, तो वो एक आ जाएगा। एक ये भी बन सकता है कि कितने होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, तो वो संख्या के मतलब एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछ सकता है। तो आपको हर तरीके पता होने चाहिए तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। और अंतस्थ का ही नहीं, ऊष्म का भी पूछता है, इस तरीके से आपके संयुक्ताक्षर को भी पूछता है, संयुक्ताक्षर किससे बना होता है वो भी पूछता है, तो कई प्रश्न आपको आते हैं। आगे बढ़िए। शाखा साहा व्यंजन है, ये देखिए मैं कह ही रही थी और आ ही गया। तो क्या ये उच्छिष्ट है, क्या ये ऊष्म है, क्या ये स्पर्श है और संयुक्त? बताइए 16 में क्या होगा, ये क्या है? एक ऑप्शन आपका सही है, सिर्फ एक, वो ये ऊष्म है, ठीक है। तो 16 में बी ऑप्शन जिसके भी है उनके करेक्ट है, बाकी अदरवाइज आप कोई और चूज़ कर रहे हैं तो गलत चूज़ कर रहे हैं, अभी समय है, करेक्ट कर लीजिए। आगे बढ़ती है। उच्चिष्ट व्यंजन कौन सा है? सा, शाहा है, यारा लावा है, छत्रंग्या है, डा और ढा, ये भी पढ़ाया है। और उच्चिष्ट व्यंजन को और क्या कहते हैं वो आज मुझे कमेंट बॉक्स में आपका टास्क है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उच्चिष्ट व्यंजन का दूसरा नाम क्या होता है। मैंने पढ़ाया है, बताया है, तो आप लोग शुरू से फिर क्लासेस को देखिए, फ्री टाइम में क्लासेस करिए, जब नहीं हो रही क्लास तो उस दिन करिए ताकि रिवीजन करिए। पुरानी क्लासेस की जो PDF प्लेलिस्ट हैं वो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ में थोड़ा बहुत देख सकते हैं, कुछ कुछ गलतियाँ उधर बीच स्टार्टिंग में हुई हैं क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था, बट ये क्योंकि चीज़ें करनी पड़ती हैं तो चीज़ें होती हैं, नहीं तो आगे पीछे कुछ गलतियाँ होती हैं, बट ये है कि ध्यान से देखोगे समझोगे सब समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना ये डाढ़ा होगा, ठीक है। चलो 17 में लास्ट जिसने बताया है उनका सही है। नेक्स्ट देखिए, उच्चिष्ट ध्वनि का प्रयोग हुआ है आरजू शब्द में, खसरा में और पढ़ाई में। जब बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इतना बढ़िया क्वेश्चन मैंने लिया है। बताइए, अभी ऊपर दिखाया था और कह रहा है कि किसी एक शब्द में यूज़ हुआ है, वो कौन सा है? दिख रहा है एकदम सामने। अगर उसके बाद भी गलत कर रहे हैं तो पढ़िए और पढ़िए। 18 में सी होगा, देखिए, ठीक है। आगे बढ़िए। यहाँ पर है ज्ञा। ज्ञा जो है संयुक्ताक्षर, ये किन वर्णों के संयोग से मिलकर बना है? तो जा और इया से, आधा जा और इया से, आधा जा और न्या से, आधा जा और धा से। 19 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक ऑप्शन सही है। ये प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न बहुत बार आते हैं, तो वो है आपका बी ऑप्शन, ठीक है। बी जिन्होंने बताया उनका सही है। आगे बढ़िए। छत्रंज्ञा की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है, क्योंकि क्यों नहीं होती? ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, इनका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है, ये व्यंजन अर्धस्वर माने जाते हैं, ये पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। तो छत्रंज्ञा की गणना संयुक्त वर्णों में नहीं होती है, क्यों? रीज़न क्या है? एक रीज़न, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं क्योंकि ये किसी के साथ मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इनकी नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए आज के 20 प्रश्न, 20 क्वेश्चन है जो कि मैंने 18 मिनट में करवाए। उम्मीद है कि क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। आप लोगों ने किसको कितना मिला? 20 आउट ऑफ 20 किसको मिला? 20 में से किसको कितना मिला? मुझे कमेंट बॉक्स में आज सबके कमेंट चाहिए। ऐसे ही सारे प्रश्न करवाएंगे हर सब्जेक्ट के, लेकिन उसके लिए आपको टेलीग्राम से ज्वाइन रहना पड़ेगा, क्लास टाइम पर आनी पड़ेगी, कमेंट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कोई दिक्कत है पूछना पड़ेगा, जम के मेहनत करनी होगी ताकि आपका सेमेस्टर अच्छा जाए। आप 2023 बैच के स्टूडेंट्स हैं, प्रॉपर तरीके से बढ़िया सभी स्टूडेंट पास हों, ठीक है। तो ये रही बेस्ट विशेष जो हमेशा मैं आपके साथ देती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।